नमस्कार। सियासत में खबरें ऐसी होती हैं, कुछ कयास होते हैं और कुछ गुंजाइश होती है। अधिकांशतः चीज़ें उस दिशा में जाती हैं जैसा कयास लगाया जाता है और हमारा काम ही ये है विश्लेषण करने का। तो ज़रा नब्ज़ पकड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है। और मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो उत्तर प्रदेश को लेकर के एक खास रुचि भी होती है और जो 4 पीएम चैनल आप देख रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों में बेहद लोकप्रिय है। तो उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी हलचल होने वाली है जिसका अंदाजा अभी उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश में जो हलचल हो रही है, इसका रिश्ता लखनऊ का दिल्ली से भी है, इसका रिश्ता लखनऊ का पटना से भी है और इसका रिश्ता उत्तर प्रदेश के आगे की राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। लखनऊ में कुछ हलचल दूसरे ढंग की चल रही है। आज की इस वीडियो में हम विश्लेषण इस बात का करने जा रहे हैं कि एक सवाल विपक्षी दलों से बीजेपी लगातार पूछती रही है कि मोदी के सामने कौन, मोदी नहीं तो कौन। और अब इसी ट्रैप में बीजेपी फंस गई है जब उसके कुछ नेताओं के बीच ये चर्चा चलने लगी कि मोदी के बाद कौन, और यहां लेकर के पूरी लड़ाई की बिसात बिछी हुई है। और यही ग्राउंड है इस पूरी सियासी हलचल का जो उत्तर प्रदेश बीजेपी में इन दिनों चल रही है। इसलिए आने वाले कुछ दिनों में आपको कुछ अनूठा, कुछ नया, कुछ बेहद दिलचस्प होने का खबर मिल सकती है। क्या है इसके पीछे की कहानी? क्या है लखनऊ के भीतर की सियासी हलचल? क्या है लखनऊ और दिल्ली के बीच टकराव का बुनियादी मुद्दा? बिहार से इसका क्या रिश्ता है? केशव प्रसाद मौर्य का और ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान को लेकर के जो भी कुछ सियासी हलचल सरगर्मियां चल रही हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है? और क्या हारती हुई भाजपा, जो कि 5 राज्यों में उसकी हालत बड़ी पस्त है, उस हारती हुई भाजपा के सामने क्या कोई और ऐसा खतरा सामने दिखने वाला है? यूपी की सियासत में, उत्तर प्रदेश में कोई नया संकट, कोई नया खेल होने वाला है। इसको लेकर के आज की वीडियो में बातचीत करेंगे। स्वागत है आप सबका 4 पीएम न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सब कुछ सामान्य नहीं है और उसकी बानगी अंदर से तो सामान्य बहुत लंबे वक्त से नहीं था। बाहर से सामान्य न होने का अंदाजा तब लगना शुरू हुआ जब पिछले दिनों एक बहुत बड़े मेगा इवेंट, यूपी गवर्नमेंट के लिहाज से मेगा इवेंट के रूप में अयोध्या में, जहां राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, उस जगह पर पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। एक बड़े इवेंट की तरह पूरा लाव लश्कर लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में कैबिनेट बैठक करने जाते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं। पूरे इवेंट की तरह उसका लाइव टेलीकास्ट चलता है, फिर लाइव कैबिनेट की बैठक होती है। और तस्वीरें जब पब्लिक डोमेन में आई तो पता चला कि दो उप मुख्यमंत्री के बीच से केवल एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के साथ दिख रहे हैं, ब्रजेश पाठक, और दूसरे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तस्वीरों से गायब। यहां से इस खबर के पीछे लोग जाना शुरू करते हैं, सूत्रों को तलाशते हैं, नब्ज को पकड़ने की कोशिश करते हैं और खोजने लगते हैं कि इसके पीछे खेल क्या चल रहा है। और इस खेल के जरिए जो पता चल रहा है, वो इस पूरे कयास को बल देता है कि यूपी बीजेपी में आने वाले दिनों में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इतिहास पर गौर करेंगे तो उत्तर प्रदेश के लोगों को बखूबी ये बात पता है कि 2012 में 2011-12 के आसपास जब उत्तर प्रदेश में सत्ता बदलती है, 12 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। बड़े चेहरे के रूप में वो लोगों के सामने आते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा के बाद सपा की एंट्री होती है और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 2-3 दशकों के लिए कुछ नया नहीं था। एक बार सपा, एक बार बसपा, अलायंस किसी और से हो जाए।
लेकिन 2013 के आसपास जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनते हैं, पूरा पुख्ता दावेदारी होती है, आरएसएस अन्ना आंदोलन जैसा एक आंदोलन भी खड़ा करता है, पूरे देश में माहौल होता है कि सत्ता बदलनी है, लहर आती है और 14 के चुनाव में दिल्ली में बीजेपी जीत जाती है प्रचंड बहुमत से। लेकिन दिल्ली बीजेपी को भी ये पता होता है कि दिल्ली में कुर्सी पर लंबे वक्त से बैठने के लिए आपको सबसे जरूरी अगर कोई प्रदेश जीतना है तो वो है उत्तर प्रदेश। और इसलिए कहावत के रूप में बार-बार लोग कहते सुनते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। लखनऊ यूपी ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए, यूपी की सियासत हावी रहती है। नहीं तो आप सोचिए ना, तमिलनाडु जिस विचारधारा पर राजनीति करता है वो विचारधारा देश की विचारधारा नहीं बनती, लोगों को अजीब लगता है। ये फर्क है, मराठा पॉलिटिक्स अलग है, बंगाल की पॉलिटिक्स अलग है। लेकिन दिल्ली की राजनीति पर सबसे ज्यादा असर जिसका है वो उत्तर प्रदेश, बिहार। 14 के चुनाव जीतने के बाद दिल्ली बीजेपी लगातार, मैं दिल्ली बीजेपी कह रहा हूं तो इसका अर्थ समझिएगा दिल्ली में कौन ताकतवर है। दिल्ली बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश जीतने के अपने रणनीति पर काम करना शुरू कर देती है। उत्तर प्रदेश में, और क्योंकि 15 के चुनाव में बीजेपी बिहार भी हार जाती है और दिल्ली भी हार जाती है। दिल्ली विधानसभा की बात कर रहा हूं, यहां आम आदमी पार्टी जीतती है, वहां लालू और नीतीश का गठबंधन जीत जाता है। इसलिए 2016 तक आते-आते बिहार और दिल्ली की हार से उबरते हुए दिल्ली की बीजेपी ने जो योगी नहीं, मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी होती है, वो एक ठोस रणनीति बनाकर यूपी में काम करना शुरू करती है। और रणनीति का पहला हिस्सा था केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाना। एक ओबीसी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बना करके ये प्रचार शुरू होता है कि 46 में से 56 एसडीएम, नहीं, ये तो स्लिप ऑफ टंग है। 86 में से 56 एसडीएम यादव बन गए। ओबीसी का सारा हक कौन खा गया? यादव खा गए। एक नैरेटिव बिल्डअप होता है क्योंकि यादव समाजवादी पार्टी के साथ, ओबीसी की बड़ी संख्या में जातियां समाजवादी पार्टी के साथ, दलित जातियां बहुजन समाज पार्टी के साथ, ये दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में बेहद मजबूत। और 2017 के चुनाव में ऐसा समीकरण बदलता है, ये दोनों पार्टियों को कमजोर करने में कामयाब हो जाती है बीजेपी। और ओबीसी वोटों को, ज्यादातर बड़े समुदाय के ओबीसी वोटों को अपने खेमे में लेकर 2017 में प्रचंड बहुमत से बीजेपी चुनाव जीत जाती है। केशव प्रसाद मौर्य इस भ्रम में होते हैं, इस मुगालते में होते हैं कि चुनाव हमने जिताया, हमने ओबीसी को झूठ बोलकर वोट दिलवाया, अब हम तो मुख्यमंत्री बनने हैं, कल शपथ लेना है। मंदिर में, अपने घर के मंदिर में पूजा वूजा कर रहे थे, पता चला दिल्ली में जाकर फैसला बदल गया। नहीं भाई, आप नहीं बन रहे, आप केवल रास्ते के लिए एक चखना वो होता है ना, रास्ते राहगीर के लिए एक खाने के पदार्थ थे जिसको रास्ते में चलने के बाद मंजिल पर कोई और पहुंचेगा। ये केशव प्रसाद मौर्य को पहला झटका वहीं लगता है जब वो किनारे कर दिए जाते हैं। दिल्ली की पसंद थी मनोज सिन्हा, उनकी मेरिट को आगे किया जाता है, उनकी तमाम चीजों को आगे किया जाता है, लेकिन वो बात बनती नहीं है। और आरएसएस को एक ऐसा चेहरा चाहिए होता है जो उसके संग, उसके आरएसएस का मेंबर भी ना हो, कट्टर हिंदू का चेहरा, राम के नाम पर आग लगा देने वाला चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो हिंदुओं को गोलबंद करने में कामयाब हो जाए, उत्तेजना से लबरेज, एक तेवर वाला चेहरा, और उसको लेकर के वो मुख्यमंत्री पद पर बिठा देते हैं। और यहीं से पूरी बिसात शुरू हो जाती है। जब तक बीजेपी और आरएसएस को यह लगता था कि योगी आदित्यनाथ उनके पूरे एजेंडे के लिए सबसे फिट हैं, तो दिल्ली में बैठे हुए मोदी और दूसरे वाले विकल्प के लिए खुद को तैयार करने वाले कि मोदी के बाद कौन, मोदी के बाद हम, ये दोनों वाले लोग इस बात को लेकर परेशान होते। लेकिन बोले कैसे? क्योंकि भाई जिस रास्ते चलकर आप गुजरात से दिल्ली पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश में अगर कोई वही रास्ते पर चलना चाह रहा है तो आप रोक कैसे सकते हैं? वो आप तो मना भी नहीं कर सकते। तो वो पूरा खेल वहां बिछ गया। चेहरा बना करके योगी आदित्यनाथ को सामने खड़ा कर दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य को लगा कि चलो डिप्टी सीएम बन गए, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मिल गया। अब उसके बाद वो अपने मन का कुछ नहीं कर पा रहे। 4.5 साल बाद पिछले कार्यकाल में तो उनको मना लिया गया, 22 का चुनाव होता है, फिर से सेम वही होता है और चुनाव के बाद फिर ये घोषणा कर दी जाती है। केशव प्रसाद मौर्य बहुत बोलते रह जाते हैं कि अभी किसी चेहरे पर नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, हम कमल पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि 22 के चुनाव में हो सकता है कोई बदलाव आ जाए, पिछली बार मौका नहीं मिला तो अब मौका मिल जाए। फिर भी फेल होते हैं, फिर वही चुप मुख्यमंत्री, नहीं ये तो ओम प्रकाश राजभर बोलते हैं ना, उप मुख्यमंत्री, उनको ओहदा मिलता है। और 1 साल के भीतर ही वह समीकरण फिर से बदलने लगे।
अब ये समीकरण यहां तक पहुंच गए हैं कि कैबिनेट विस्तार होना था। केशव प्रसाद मौर्य के साथ ओम प्रकाश राजभर जब जाते हैं, तमाम गाली गलौज करने के बाद भी बीजेपी ओम प्रकाश राजभर को अपने में ले लेती है, क्योंकि दिल्ली को लगता है कि बिहार की सामाजिक न्याय की राजनीति, अखिलेश यादव की सामाजिक न्याय की राजनीति, मायावती की सामाजिक न्याय की राजनीति, और अब तो राहुल गांधी भी सामाजिक न्याय की राजनीति करने लगे, और ऐसे समय में उत्तर प्रदेश में कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। और इसलिए बिहार से एक रिश्ता बन रहा है, यहां पर बहुत बारीक रिश्ता बन रहा है। नीतीश कुमार अपने आप बिहार में जाति जनगणना करा देते हैं, ओबीसी की आबादी 63% बताते हैं, और ओबीसी को उनके हिस्से का न्याय दिलाने के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 43% कर देते हैं। उधर राहुल गांधी केंद्र में बैठ करके पूछ ही रहे हैं कि 90 में 3 ओबीसी कैबिनेट सेक्रेटरी। अखिलेश यादव पूरा का पूरा अभियान इसी सामाजिक न्याय पर चला रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर का केंद्रीय विषय लोक जागरण और सामाजिक न्याय रास्ता, जाति जनगणना रास्ता। ये जो स्लोगन है, अखिलेश यादव लगातार उस पर दबाव बना रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े होकर के अखिलेश यादव एकदम क्लियर कहते हैं कि नहीं भाई, ये तो देश विमर्शों का देश है। और अखिलेश यादव का एक बयान सुनिए, उन्होंने मध्य प्रदेश में लोगों ने पूछा कि भाई मौर्य जी तो लक्ष्मी पर ये टिप्पणी कर दी है, तो कहे कि कल हमने लक्ष्मी की पूजा की और आज गोवर्धन है, तो गोवर्धन पर्वत किसके खिलाफ उठाया था? कृष्ण इंद्र के खिलाफ, जो खुद देवता थे। तो ये संस्कृति टकराव का, विचारिक टकराव का हजारों साल का संघर्ष चला रहा है। और इसी तेवर में अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ से सदन में पूछ लिया था कि बताएं मुख्यमंत्री की शूद्र कौन है, और अगर ये शूद्र ढाल न बने तो आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते। ये राजनीति की बिसात उत्तर प्रदेश में बन रही है। अब भाई इस बिसात के बीच में जब जाति जनगणना का मुद्दा केंद्र में आ गया, जब सब कुछ बिहार में इतना सब कुछ हो गया, तो लखनऊ पर उसका असर तो दिखेगा। अब भाई उत्तर प्रदेश की ओबीसी जनता, दलित, शेड्यूल कास्ट तबके के लोग अपने यहाँ जाने वाले नेताओं से पूछेंगे ना भाई कि आप क्यों जाति जनगणना नहीं करा रहे? आप भी तो ओबीसी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, ओम प्रकाश राजभर जी, आप भी तो ओबीसी हैं, आपका क्या स्टैंड है? तो आप देखेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, दारा सिंह चौहान, ये सारे लोग जो ओबीसी हैं, ये सारे लोग जाति जनगणना के समर्थन में हैं। और ये सारे लोग ये दबाव महसूस कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर राजनीति करनी है, तो जो अखिलेश यादव के सामने अगर आपको राजनीति करनी है, आपको बिहार के मॉडल के सामने राजनीति करनी है, तो आपको अपने एजेंडे पर काम तो करना पड़ेगा। केवल आप वोट मांगने के समय वोट लेकर चले जाएंगे, वो नहीं होने वाला। ये दबाव बिहार का लखनऊ पर पड़ने लगा। और दूसरी तरफ लखनऊ में क्या हो रहा था? क्लियर कट मैसेज, जितने मुख्यमंत्री की जाति बिरादरी वाले माफिया हैं वो मिट्टी में नहीं मिलाए जाएंगे, वो पैसा कमवाया जाएगा उनको। सारा टेंडर, सारा ठेका किसको दिया जा रहा है, किन किन बिरादरियों को दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के लोग बखूबी जानते हैं। कितना बड़ा बड़ा ठेका, कितना बड़ा बड़ा प्रशासनिक पद, शासन का पद किसके पास है, ये सब लोग जानते हैं। और वो ब्रजेश पाठक और अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ। और पूरे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा वर्चस्व में कौन है आज की तारीख में? वो सवर्ण वर्चस्व है। और यह बात दिल्ली को बखूबी पता है, और दिल्ली ने इसलिए कहा कि भाई ओम प्रकाश राजभर को लो, वापस लो। यहां पर ये लखनऊ ने शर्त रख दी कि घोसी उपचुनाव जितवाओ, दारा सिंह चौहान को भी ले लो। तो भाई ये जो ओबीसी के मोहरे हैं, केशव प्रसाद मौर्य, जिनको खुद ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि तो स्टूल मंत्री हैं, तो ये स्टूल लेकर के कहे कि एक एक स्टूल आपको भी दे देंगे, एक ओम प्रकाश राजभर को दे देंगे, एक दारा सिंह चौहान को दे देंगे। तो सबको इम्तिहान मिल गया कि जाओ घोसी चुनाव जिता के लाओ। अब जब घोसी चुनाव जिताने के लिए गए, तो पता चला कि वहां सारे ओबीसी, एससी और सारे सोशल जस्टिस के लोग, संविधान को मानने वाले लोग बीजेपी को हरा दिए, इम्तिहान में फेल हो गए। फिर भी दिल्ली लगातार दबाव बना रही है कि कैबिनेट विस्तार करो, ओम प्रकाश राजभर को, दारा सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री बनाओ। सूत्रों के जरिए खबर पब्लिक डोमेन में। लखनऊ को लग रहा है नहीं, यहां लड़ने का वक्त है, और लखनऊ अपने मिजाज से काम कर रहा है। टकराव लखनऊ और दिल्ली के बीच यहां आलम यह है टकराव का कि वो कह रहे हैं कैबिनेट विस्तार करो, और यहां कैबिनेट विस्तार नहीं हो रहा है। पहले हो रहा था नवरात्र के पहले हो जाएगा, फिर नवरात्र के बाद होगा। परमानेंट डीजीपी नहीं है, कार्यवाहक डीजीपी से पूरा प्रदेश चल रहा है। क्यों? क्योंकि लखनऊ की पसंद कोई और है, दिल्ली की पसंद कोई और है। और सारी क्रेडिट कौन ले रहा है? योगी आदित्यनाथ। और यहां से पूरा खेल खेलने में समझ में आएगा आपको। 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, तो जिस योगी आदित्यनाथ को इस चेहरे के रूप में लाया गया था कि ये हिंदुत्व के सबसे पोस्टर बॉय हैं, ब्रिलियंट पोस्टर बॉय, परफेक्ट पोस्टर बॉय, लिबास से लेकर के लहजे तक,
लिबास से लेकर लहजे तक सबसे परफेक्ट आइकॉन कौन है हिंदुत्व के? योगी आदित्यनाथ। अरे वो तो कई जगह मोदी से आगे हैं। और दूसरी बात, चुनाव जितवा करके मुख्यमंत्री बन गए। तो अगर 24 में चुनाव जीतने के बाद मोदी के बाद कौन वाला सवाल पूछा जाएगा, तो मोदी के बाद कौन होगा? योगी। और 22 के चुनाव के बाद ही लखनऊ की गलियों में इसके पोस्टर, खर्च, खबरें, चर्चा बहुत कुछ होने लगी थी। और योगी आदित्यनाथ अपने मिजाज से काम कर रहे हैं। अपने मनपसंद के लोगों को पद देना, अपने मनपसंद के लोगों को पैसा कमाना, अपने मन से किस माफिया को मिट्टी में मिलाना है, किस माफिया को अर्श से फर्श से अर्श पे पहुंचा देना है। कौन सा माफिया पूर्वांचल में जिसका पूरे पूर्वांचल के जिलों में बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, बड़े-बड़े जो है उनके टेंडर मिल रहे हैं, करोड़ों अरबों का खेल चल रहा है। कौन है वो? वो माफिया जो जिसको ओम प्रकाश राजभर के शब्दों में मैं कह रहा हूं। और वो सारे लोग एकदम मजबूत होते जा रहे हैं। तो गुजरात लॉबी से निकले हुए कुछ लोग जिनको ये उम्मीद थी कि मोदी के बाद मैं, उनको अब ये नजर आने लगा कि मोदी के बाद योगी। इसलिए अगर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतती है, जिसकी गुंजाइश थोड़ी कम लग रही है, अगर बीजेपी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीतती है तो 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद से 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर उद्घाटन के इवेंट के बीच उत्तर प्रदेश में कुछ खेल हो सकता है और बड़ा खेल हो सकता है। उसके लिए बिसात बिछ चुकी है, उसके लिए मुहरें तैयार रखी है। अब मुहर कौन होता है भाई? बीजेपी के खेल में मुहरा कौन बनता है? बीजेपी के खेल में मुहरा बनता है ओबीसी। बीजेपी के खेल में मुहरा बनता है दलित। और यह बात समझना उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगी जिनको कल्याण सिंह याद होंगे। लोधी कम्युनिटी से आते हैं, ओबीसी में आने वाली जाति, कट्टर हिंदुत्व के चेहरे, राम मंदिर आंदोलन के चेहरा, बाबरी विध्वंस के बड़े मोहरे। क्या किया बीजेपी ने उनके साथ? क्यों छोड़ना पड़ा था पार्टी? निकाले गए थे क्या या अपने से छोड़े? क्यों वो दर दर भटकना पड़ा? आखिरी वक्त में आकर के कुछ कुछ उनको राज्यपाल मिला, पद मिला, बेटे को टिकट विकट मिला। लेकिन कल्याण सिंह को पूरे जीवन क्या झेलना पड़ा ओबीसी होने के नाते। दूसरा उदाहरण, उमा भारती ओबीसी कम्युनिटी से आती थी। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी, उमा भारती मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी। और इन दोनों के साथ बीजेपी ने क्या किया? जो ये इतिहास जानता होगा, जो विनय कटियार का इतिहास जानता होगा, उसे यह बात समझने में कतई देर न लगेगी कि केशव प्रसाद मौर्य के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ओम प्रकाश राजभर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दारा सिंह चौहान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आप मोहरे हैं भाई। दिल्ली में बैठे वैकल्पिक प्रश्न में 4 विकल्प होते हैं। मोदी के बाद कौन? नंबर 1 मैं, नंबर 2 वो, नंबर 3 ये। तो जो सबसे पहले नंबर पर था योगी के, मोदी के बाद कौन? मैं, जो दिल्ली में बैठा है मोदी के बगल में। उसको समझ में आया कि भैया अगर रोकेंगे नहीं तो ये तो मोदी के बाद योगी। और योगी को भी समझ में आ रहा है कि आप हमें किनारे कैसे लगा सकते हो। गुजरात के मुख्यमंत्री का कद यूपी के मुख्यमंत्री का नहीं है। उत्तराखंड वाले मुख्यमंत्री की तरह योगी आदित्यनाथ नहीं है कि जहां जब मन करे इनको हटाओ, उनको बिठाओ, उनको बिठाओ। नहीं, आप कर ही नहीं सकते। 200 विधायक जिसके खिलाफ धरने पर बैठ गए हों पहले कार्यकाल में, 200 विधायक, कल्पना करें 300 के आसपास विधायक थे, 2/3 विधायक जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पर बैठ गए उसका बाल तक बांका ना हुआ। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी का वोट दिलाकर मुख्यमंत्री बनवा बीजेपी को जिताए थे, मुख्यमंत्री नहीं बन सके। मनोज सिन्हा सबकी पसंद थे कि पढ़ा लिखा शरीफ आदमी है, अच्छा आदमी है, नहीं बन सके। सबका पत्ता काट करके वो ऊपर बैठा हुआ आदमी जो आरएसएस का मेंबर आज तक नहीं है, वो हिंदू युवा में नहीं चलाते थे, लेकिन सबको ये पसंद आया कि ये हमारा परफेक्ट चेहरा है, लाभ मिलेगा बीजेपी को। और लाभ मिला भी। पूरे पूरे देश में बीजेपी का प्रचार करने के लिए मोस्ट डिमांडिंग लीडर। और मोदी के बाद कौन वाले नेता पीछे हो गए? मोदी के बाद मैं वाले आगे आगे, लखनऊ वाले। तो आपको फायदा तो इसका मिला, खूब मिला। अब उसने अपने को इतना मजबूत कर लिया कि आप कह रहे हो कैबिनेट विस्तार करो, कहा नहीं करेंगे। इनको बनाओ, कहा रुको सोचने दो।
इसने अपना कद ऐसा कर लिया और ये अब गले की हड्डी बना। तो नेता है ना भाई। नेता को मौका मिला, नेता अपनी जाति बिरादरी के लोगों को पैसा कमवाया, नेता अपनी जाति बिरादरी के लोगों को माफिया जितने थे सबका केस वापस करा के सबको अमीर बना दिया, सबको पैसा कमवा दिया। अपने अपने हर जिले में उसके एक एक दो दो आदमी तैयार हो गए, हर जिले में मतलब पूरे जिले की पार्टी बीजेपी को चलाने लायक उसकी जाति बिरादरी के, यानी एक नेता जो दिल्ली लखनऊ के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, उस नेता की जाति बिरादरी के हर जिले में एक एक दो दो आदमी उसने तैयार कर लिए, पैसे से तैयार कर लिया, प्रशासनिक ओहदे में पद दे करके उनसे काम करवा लिया। तो उसको आप ऐसे गुजरात और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ बदल नहीं सकते और आप उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि दिल्ली में कुछ लोग हैं जो बहुविकल्पी प्रश्नों में से पहले प्रश्न पर विकल्प के रूप में थे। अब उनको समझ में आ रहा है कि अगर 24 में हम जीत गए तो फिर इसका क्या होगा। तो दिल्ली में इसकी रणनीति बनाई जा रही है कि ये बहुत अपने मन का कर रहा है, इसको कुछ मतलब किनारे लगाना होगा कुछ तो इसलिए दिल्ली ने, अभी मैं देख रहा था 4 पीएम पर खबरें ये आ रही हैं कि दिल्ली ने इनके कई अधिकारियों को कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बड़ी-बड़ी योजनाएं, कितना किसका लागत लगा है, जरा जांच हो, जरा इनके प्रिय चहेते अधिकारियों की जांच हो, तब ना घेरा जाएगा। सीडी वाला अब समय पुराना हो गया, सीडी उडी काम नहीं करती, अब ईडी काम करती है। जो काम पहले सीडी किया करती थी, अब वो ईडी काम करती है। तो अब ईडी सीबीआई अब लगेगी और इधर मोहरा बना के किसको आगे किया गया है? केशव प्रसाद मौर्य को, जो नाराज दिख रहे हैं, जो नहीं जा रहे कैबिनेट। कैबिनेट की बैठक में डिप्टी सीएम न जाए, ये कोई सामान्य घटना है और ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और इसलिए और उधर दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर भी अब अपना तेवर दिखा रहे हैं। कैसे नहीं हमको लोगे बीजेपी में, हमने सबको गरिया करके, इतना अखिलेश यादव गरियाने काम हमने किया, इतना भला बुरा जितना बीजेपी नहीं कही उतना भला बुरा तो अखिलेश यादव को हमने कहा है, अब हमको मंत्री भी नहीं बनाओगे। अब ये बात हो रही है, नहीं बनाओगे तो इंडिया गठबंधन के कई नेता भी हमारे संपर्क में है। हाँ, जिस जिस माफिया को मिट्टी मिलाने की बात तुम कहा करते थे, उस माफिया का बेटा मेरी पार्टी का है और प्रचार भी करेगा। अब लो भाई, ये तेवर है ओम प्रकाश राजभर का। दारा सिंह चौहान बेचारे चुप हैं, उनका मिजाज ही अलग होता है, वो चुपचाप अपना काम करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य को पुरानी टीस जितनी मन में थी, उसको पूरा करने का मौका मिला है। दिल्ली से शह मिली है, नाराज होने का मौका भी है। ओबीसी जात बिरादरी से भी आते हैं ये लोग, इसलिए बिहार की काट में इनको आगे भी किया जा रहा है कि जाओ अपना हिस्सा मांगो। आप कहाँ हो? कौन देश प्रदेश चला रहा है? और लखनऊ में सबसे ताकतवर मंत्री कौन? सबसे कहने पर कौन अधिकारी किसका सुनता है? और ये पुराना जख्म, नया जख्म सब मिलकर के केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी चेहरा एक अच्छे मोहरा बनने को तैयार। और उधर दिल्ली में मोदी के बाद कौन, इसको लेकर के वहां पर खेल शुरू। इसलिए यूपी की सियासत में अगले 3 दिसंबर से 22 जनवरी और नहीं उसके बाद तो 2024 के बाद ये तो तय माना जा रहा है कि अगर बीजेपी 2024 में चुनाव जीतती है तो उत्तर प्रदेश में वो खेल हो जाएगा जो अगर अगले 1 महीने में नहीं हुआ तो, वरना गुंजाइश तो इस बात की है कि अगले 1 महीने में भी खेल हो सकता है। यूपी की सियासत में बड़ा खेल और हारती हुई बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ा संकट योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं। एक बहुत बड़ा संकट यूपी में है। अगर 5 राज्यों में बीजेपी चुनाव हार जाती है तो हो सकता है कि फिर कुछ दिन बीजेपी शांत रहे, ये खेल न करे। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले अगर इस तरह से कंट्रोल ढीला हो गया तो लोकसभा चुनाव के पहले जो यूपी सबसे मजबूत किला माना जा रही थी, वह यूपी अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रही है। और कल्पना करिए कि अगर दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर नहीं वादा मिल पाया लखनऊ की जिद के सामने और वापस कहीं लौटकर इंडिया गठबंधन में चले गए और उधर बसपा आ गई, तो यकीन मानिए बीजेपी के लिए वह स्याय पन्ना यूपी लिख देगी जो लोकसभा चुनाव में उन पे बहुत भारी पड़ेगा। ये सब कुछ उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों घट रहा है। आप भी नजर रखिएगा। अभी तक जितनी नजर आपने रखी है उसके मुताबिक जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका मानना क्या है। और मेरे पास जब कोई और चीज समझ में आएगी, इसका विश्लेषण फिर करेंगे। कौन मोहरा है, किसका मोहरा है, कौन प्यादा है, कौन खिलाड़ी में जीत की तरफ जा रहा है और कौन चक्रव्यूह में गिर चुका है। देखते रहिए 4 पीएम। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।